हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पॉइंट। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज से आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर लूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक कुणाल सर ने 2 लेक्चर लिए थे करंट अफेयर के, लेकिन वो किसी कारणवश ये लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आज से मैं आपके लिए करंट अफेयर के लेक्चर लेके आऊँगा। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज़ है करंट अफेयर्स में कि डेज। आज कौन सा डे है? आज है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जैसे कि आप को पता है कि ये किसने ये शुरू किया था अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि भी जून 3 को आज से क्या बनाया जाएगा, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। इसका क्या मतलब आइडिया क्या था कि भी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे बनाने का आइडिया ये था कि ये ताकि मतलब ये पता चले कि जो साइकिल है उसकी यूनिकनेस क्या है, उसकी विशेष बात क्या है, वर्सेटाइलिटी होगी, लॉन्गेविटी होगी, मतलब क्या उससे क्या होता है कि शरीर स्वस्थ रहता है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि ये अफोर्डेबल होता है कि भी इस पे कुछ जैसे आप बाइक पे चलते हो, गाड़ी में चलते हो तो वहाँ पे तेल का पैसा देना पड़ता है आपको, पेट्रोल का, डीजल का, और साथ के साथ उसकी रिपेयरिंग वगैरह में, सर्विस में भी काफ़ी पैसा लगता है। तो ये अफोर्डेबल हो गया। रिलायबल का मतलब क्या होगा कि भाई मान लो कहीं कभी तेल कम पड़ गया कि भाई ट्रैफिक जैम वगैरह है तो वहाँ से हम क्या लेके चल सकते हैं, बाईसाइकिल लेकर चल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सिंपल है, क्लीन है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये आपको पता ही है। तो ये क्या है कि सबसे अच्छा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है बाईसाइकिल, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को लोगों को ज़्यादा मतलब पता चले इंपॉर्टेंस के बारे में, इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या शुरू किया था अप्रैल 2018 से मतलब जून 3 को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की तरह मनाना शुरू किया था। फ्रेंड्स, जो ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानने बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करके दिए हैं कि भाई किसने ये सेलिब्रेट करना शुरू किया, कब से शुरू किया और डेट वगैरह क्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट है न्यूज़ जो वो है नेशनल अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि आपको पता होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड पीएम मोदी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। तो उसमें क्या है कि पहले थे 17 राज्य की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 17 राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है वो पहले ही इसमें अनेबल हो चुके हैं इस स्कीम के अंदर। तो इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। तो ये सभी 17 राज्य और यूनियन टेरिटरीज वो हैं जिनमें पहले से ही जो वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड की स्कीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है, और अभी 3 स्टेट्स ने और ज्वाइन किया है। तो वो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो नए स्टेट ने किसने किसने ज्वाइन किया है, तो वो है उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम। तो इनके ज्वाइन करने के बाद कि जो मतलब स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ ये स्कीम एक्टिवेट हो गई है, उसकी कितने नंबर कितना हो गया है, वो अभी 20 हो गए हैं टोटल। तो इसमें क्या है कि अभी और एक और न्यूज़ है कि इसमें अगस्त 2020 तक क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव ये क्या है। इसमें क्या है कि भी जो राशन कार्ड है, जो लोगों के राशन कार्ड हैं वो इसमें अपलोड किए जाएंगे ऑनलाइन। तो उसमें क्या होगा, जो बेनिफिशियरी होगा, बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको लाभ मिलता है, तो जो लाभार्थी होगा उसको क्या होगा कि वो पूरे देश में कहीं भी जहाँ ये मतलब अभी तो जैसे कुछ स्टेट्स में बाकी है, लेकिन एक बार एक्टिवेट होने के बाद इसमें क्या होगा कि पूरे देश में कहीं भी होगा तो वहाँ से अपने राशन कार्ड से एक कार्ड की तरफ मिल जाएगा उसमें। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब यही है कि पूरे देश में कहीं भी वो राशन कार्ड से खाना, और अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो उसके अंडर वो खाना कहीं से भी ले सकता है। तो नेक्स्ट है द फूड मिनिस्ट्री एम्स टू इम्प्लीमेंट दिस फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2020। तो एक ये आपको भी जानना जरूरी है कि भी किसने लॉन्च किया है, ये फूड मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, और इसकी डेडलाइन कब तक की है, मार्च 2021 तक की। तो अभी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्कीम किसने लॉन्च की है, उसका हेड कौन है, मिनिस्ट्री के हेड कौन है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मंत्री हैं वो कौन है, रामविलास पासवान। और इनकी कंस्टिट्यूएंसी भी पता होनी चाहिए आपको, वो क्या है, हाजीपुर, बिहार।
तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। अभी है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन के बारे में करंट अफेयर। इसमें सबसे पहली है न्यूज़ की भी, जो लक्ष्मी विलास बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं अभी हाल फिलहाल में, सुब्रमण्यम सुंदर, उनका क्या गया है, एक्सटेंशन कर दिया गया। आरबीआई ने कह दिया कि भी इसको, इसके टेन्योर को 6 महीने से और बढ़ा दिया जाए। तो इसमें अभी क्या कह रहे हैं कि पहले भी इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है, क्योंकि इनकी जैसे पहले क्या होता था कि भी 1 जनवरी को 31 दिसंबर को इनको रिटायर होना था, लेकिन आरबीआई ने इसकी एक्सटेंशन बढ़ा के क्या कर दी, 1 जनवरी से 30 अप्रैल कर दी, और अभी फर्दर इसको 31 मई के बाद क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी क्या कह रहा है कि बोर्ड एक्सटेंडेड हिज टेन्योर टिल नवंबर 30। तो 30 तक क्या कर दिया गया है इन्होंने कि 30 नवंबर तक का अभी इनको एक्सटेंड कर दिया गया है। इनको एमडी ही सीईओ ही यही बने रहेंगे। उसके बाद अगर कोई नया अपॉइंट होता है तो उसको एमडी सीईओ बना दिया जाएगा, लेकिन तब तक क्या रहेगा, ये सुब्रमण्यम सुंदर ही लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ और एमडी रहेंगे। तो अभी इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये लक्ष्मी विलास बैंक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में, और इसकी टैगलाइन क्या है, चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। सॉरी फ्रेंड्स, ये वर्ड पूरा नहीं आया, तो चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी आएगा, यहाँ पे TY ऐड कर लेना। तो अभी क्या करें कि जो ये आपको ये जो बैंक वगैरह होते हैं, इनके भी आपको हेडक्वार्टर या एमडी सीईओ हो गए, या फिर इनकी टैगलाइन भी आपको क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। मेनली बैंकिंग के एग्जाम्स में ये ज़्यादातर पूछी जाती है। नेक्स्ट है अवार्ड एंड ऑनर्स। अवार्ड एंड ऑनर्स में सबसे पहले क्या है कि जो इंडियन राइटर है कृतिका पांडे, उनको क्या मिला है, रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो जो कॉमनवेल्थ है कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर अवार्ड्स मिलते हैं कि भी कॉमनवेल्थ, जैसे इनको क्या मिला है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए, किस रीजन में, एशिया रीजन में। तो कृतिका पांडे को किस चीज़ के लिए मिला है अवार्ड, आपको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा था कि एक बुक लिखी थी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो इस बुक के लिए इनको क्या मिला है, 2020 के लिए एशिया में रीजनल अवार्ड किसके लिए मिला है, जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज वो मिला है। इसके अलावा जैसे आपको ये है कि अपार्ट फ्रॉम हर अदर विनर्स, ये कुछ अदर विनर भी हैं जिनको मतलब अदर कैटेगरी में इन्हें मिला है, जैसे कि जो इनोसेंट चिजाराम लो है, इनको मिला है अफ्रीका के रीजन में, रिया मार्टिन को यूरोप के रीजन में, ब्रिया एस हीप को कैरिबियन रीजन में, और एंड्रिया ई मैक्लियोड को क्या मिला है, पैसिफिक रीजन के लिए बेस्ट स्टोरी बुक का अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट है करंट अफेयर स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स में क्या है कि इंडियन कैप्टन रानी रामपाल का आप जानते ही होंगे। ये क्या है कि जो हॉकी है, हॉकी वुमेन की हॉकी टीम है, उनकी क्या है, कैप्टन है। तो उनको क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेशन मिला है। किसने नॉमिनेट किया है उन्हें, हॉकी इंडिया ने। तो उसका क्या है कि हर टीममेट्स वंदना कटारिया और मोनिका, ये भी उन्हीं की टीम में है, इनको क्या मिला, अर्जुन अवार्ड के लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और एक हरमनप्रीत सिंह है जो मेंस टीम में है, हॉकी टीम में, उनको भी अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आरपी सिंह और तुषार खंडेलकर को क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद को आप जानते ही होगी, बहुत ही बढ़िया हॉकी प्लेयर थे, हॉकी के बादशाह माने जाते थे। तो उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। और जो कोच हैं बीजे करियप्पा एंड रोमेश पथानिया, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि उन्होंने हॉकी टीम में अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दिया था। उनकी जैसे प्लेयर जो उन्होंने कोच किया जिनको, वो काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं और काफ़ी जगह से मेडल वगैरह भी जीत के ला रहे हैं। तो इनके लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, इन दोनों कोच को। तो कोचेज को वगैरह को अवार्ड मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। जैसे कि आप इसको जानते हैं कि महाभारत काल में जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन के गुरु थे। तो अर्जुन अवार्ड किसके लिए मिलता है, जो अच्छे परफॉर्मेंस प्लेयर होते हैं, लेकिन उनके गुरुओं को क्या मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो नेक्स्ट है TTFI नॉमिनेट्स टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो जो मनिका बत्रा है उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। किसने किया है, TTFI जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने नॉमिनेट किया है मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। जो 2019 में रेसलर है बजरंग पुनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक है, उनको खेल रत्न अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो मधुरिका पटकर है और मानव थक्कर है, और उनके साथ साथ सुतीर्था मुखर्जी हैं, उनको भी अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, रिकमेंडेड किया गया है। जो मुखर्जी जी हैं, जो सुतीर्था मुखर्जी हैं, उन्होंने रिसेंटली रिकॉर्ड ब्रोक किया था और टॉप 100 जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, मतलब पूरी दुनिया का जो फेडरेशन है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 रैंकिंग में इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था।
तो उनके कोच हैं जैसे कि जयंता पुसीलाल और एस रमन, इनको किस लिए नॉमिनेट किया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। तो इन आई एंड बी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या बुक रिलीज की है? ई बुकलेट रिलीज की है ऑन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2.0 ऑन फर्स्ट ईयर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का 1 साल अभी 26 मई के आसपास पूरा हुआ था, तो इन्होंने उसके उपलक्ष्य में क्या किया है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2.0 के फर्स्ट ईयर पे, यानी सेकंड जो पार्ट है गवर्नमेंट का, पहले आपको पता है 2014 से 2019 तक था, तो जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर क्या लिखा है? उसका 1 साल पूरा होने पर ई बुकलेट जारी की है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। तो इसने क्या बुक जारी की है? इसमें क्या है? कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान लगाया गया है कि जो अभी आपको पता होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है पूरी कंट्री में, तो उसको रोकने के लिए एक प्लान जारी किया है। वो उसमें क्या है कि जो कैसे रोकेंगे उसको, उसके कुछ एक्शन प्लान वगैरह बताए गए हैं। और ये एक 92 पेज की बुकलेट है। इसका नाम क्या है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जानना ज़रूरी है, ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ये है, नाम है इसका 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब क्या होगा कि भी जैसे मोदी जी ने कहा था कि भी आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन्होंने, मोदी जी ने एक अभियान चलाया है। उसी को मतलब इन्होंने बुक में भी ऐड कर दिया है कि भी उसका मोटो एक एक थीम बना दी है उसकी बुक की, कि क्या है कि एक टुवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, कि भी इंडिया अपना एक बने, आत्मनिर्भर बने। और इस बुक में और किसी टॉपिक्स के बारे में मेंशन किया गया है कि भी आपने, कि भी मोदी सरकार ने अभी 1 साल में क्या क्या काम किया। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा दिया, जो राम मंदिर का इश्यू था उसको सेटलमेंट किया कोर्ट के द्वारा। और थर्ड क्या है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक का बड़ा कानून भी इन्होंने लागू किया था, कि भी अगर मान लो कोई ऐसे ही बिना बात के किसी को, कोई पति अपनी पत्नी को अगर 3 बार तलाक 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 कह देता है, तो पहले क्या होता था कि उसको तलाक मान लिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो गया कि कानून हो गया कि भी अगर आपको कोई ऐसा करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। और उसके बाद बोडो अकॉर्ड के बारे में और अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट हैव बीन लिस्टेड इन द बुकलेट। तो जो बोडो कोड है, बोडो क्या है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे एक ट्राइब है, तो उनके साथ भी एक समझौता हुआ था, उसके बारे में भी लिखा गया है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, मान लो वो आपको पता होगा कि काफ़ी सारा इश्यू में रहा ये पिछले नवंबर दिसंबर से और जनवरी के आसपास तक भी, तो उसको भी, उसके बारे में भी इन्होंने बुक में क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। और इसमें क्या गया है, एक अलग से सेक्शन किसके लिए बनाया है कि भी 2019 में जो 2020 में जो कोविड-19 पेंडेमिक आई है, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स का मतलब जो अर्थव्यवस्था गिरी है, उसके बारे में भी क्या बताया गया है, कि भी बताया गया है कि उससे हम कैसे उभर सकते हैं, किन किन स्टेप्स को अपना के वो वहाँ से उभर सकते हैं। इसमें क्या और एक्स्ट्रा न्यूज़ कुछ हाईलाइट भी दी गई है। उसमें ये कहा गया कि भी जो वेलफेयर के, फार्मर के वेलफेयर के लिए जैसे उन्होंने पीएम किसान योजना स्टार्ट कर रखी है। और जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था यूएस में, जो नमस्ते ट्रंप गुजरात में, जब गुजरात में ट्रंप जी आए थे। और जो मल्लापुरम में क्या आए थे, चाइनीज़ जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग आए थे, तो उनकी और मोदी की जो समिट हुई थी उसके बारे में भी इनमें डिटेल में बताया गया है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। तो जो मिनिस्टर हैं जो वो हैं प्रकाश केशव जावड़ेकर। तो केशव जावड़ेकर ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, तो ये सारी इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्रीज हैं, इन सब के हेड कौन है? प्रकाश केशव जावड़ेकर। इनकी कंस्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर है रैंकिंग के ऊपर। तो इंडिया ड्रॉप 6 प्लेसेस इन द रैंकिंग फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने स्टार्टअप होते हैं उसमें से थर्ड, जो पहली रैंकिंग, दूसरी रैंकिंग, तीसरी रैंकिंग में भारत से ऊपर सिर्फ 2 देश हैं जो मतलब इतना स्टार्टअप होते हैं इंडिया में, कि भी हर दिन कोई नया स्टार्टअप उभर के आता है। तो इसमें क्या है कि जो स्टार्टअप ब्लिंक है, एक संस्था है, ये क्या करती है कि एक रैंकिंग निकालती है वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम की। तो उसमें पिछले साल जैसे कि जो रैंकिंग दी गई थी, उससे इंडिया का प्लेस ड्रॉप होकर 6 प्लेस ड्रॉप हो गया है। तो अभी आपको जो कोई भी रैंकिंग आती है, कोई भी इंडेक्स आता है, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि किसकी रैंकिंग पहले नंबर पर है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इंडिया ने तो जो 23rd स्पॉट है वो एक्वायर किया है, लेकिन फर्स्ट स्थान पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है,
जिसने क्या किया है कि इसका स्कोर था 123.167। तो इतने स्कोर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, टॉप किया है। जो यूनाइटेड किंगडम है, इजराइल है, कनाडा है, जर्मनी है, ये क्या है टॉप 5 कंट्रीज़ में आते हैं। जैसे कि मतलब कि पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे यूके, थर्ड पे इजराइल, फोर्थ पे कनाडा एंड फिफ्थ पे जर्मनी। अभी क्या है कि जो स्टार्टअप है वो क्या है, ग्लोबल कंप्रिहेंसिव स्टार्टअप इकोसिस्टम मैप एंड रिसर्च सेंटर। तो मतलब ये स्टार्टअप की क्या है कि ये भाई ये काम करता है कि जो स्टार्टअप वगैरह हैं उनके ऊपर मैपिंग वगैरह करता है, कि देखता है कि इसको किस कंट्री में स्टार्टअप को ज़्यादा मौके दिए जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलती है, या वहाँ पे जितने ज़्यादा उभर कर आते हैं। तो उन सब के बारे में ये क्या रिसर्च करते हैं और फिर एक अपनी इंडेक्स और रैंकिंग रिलीज करते हैं। तो इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या है, बेंगलुरु है, उसका भी स्थान 3 पॉइंट से गिर गया है और अभी वो क्या आ गया है, 14th प्लेस पे आ गया है। और जो दिल्ली है उसने अपना स्पोर्ट अच्छे बढ़िया कर लिया है, उसकी अपनी रैंकिंग सुधार ली है, उसका प्लेस अभी 15th आ गया है। और जो मुंबई है उसका 22nd रैंक है। हैदराबाद का 21 स्पोर्ट लॉस्ट हो गए हैं, वो बहुत ही नीचे जा चुका है, उसकी रैंकिंग अभी आ चुकी है 96। तो आपको ये जो मेन शहर हैं, 3-4 शहर हैं, इनके रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए इंडिया की रैंकिंग के साथ साथ। तो जो ग्लोबली है, सैन फ्रांसिस्को है वो यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स और लंदन यूके, ये क्या है टॉप 3 सिटीज़ हैं। तो ये अलग से सिटीज़ वाइज निकाल दी इन्होंने रैंकिंग, वो थी कंट्री वाइज। तो कंट्री वाइज में सबसे पहले है यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड है यूके, और जो सिटीज़ वाइज है उसमें सबसे पहले है सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में, और न्यूयॉर्क है ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में है, और जो लंदन है वो ये है यूके में। तो ये है टॉप 3 सिटीज़। और इंडिया की जो बेंगलुरु होगी, दिल्ली होगी, मुंबई, हैदराबाद, इनकी भी आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कोविड-19 टू सेव $25 मिलियन ऑफ फ्रॉम टॉप 100 डोमेस्टिक ब्रांड्स वैल्यू। तो क्या है कि कोविड-19 की वजह से आपको पता होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई है। तो उससे क्या कह रहे हैं कि भी इस साल जो टॉप 100 डोमेस्टिक ब्रांड है, इंडिया के जो ब्रांड है, उनमें से मतलब उनकी इतने शेयर गिर कर के क्या हो गया जाएगा, 25 मिलियन डॉलर का हमें क्या होगा, नुकसान हो सकता है। तो कोरोना वायरस ने क्या किया है कि इनको नुकसान पहुंचाया है। जो 2020 में जो कम्युलेटिव ब्रांड वैल्यू है 100 डोमेस्टिक ब्रांड की, वो कितने डॉलर से गिर गई है, $25 बिलियन से। तो ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये रिपोर्ट निकाली है ब्रांड फाइनेंस ने। ये क्या करता है कि टॉप 500 ब्रांड्स वैल्यू के बारे में क्या करता है, उसके बारे में बताता है कि अभी क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जो टॉप 500 ब्रांड्स हैं वर्ल्ड में, तो उसमें उनकी कितनी वैल्यू गिर गई है, $1 ट्रिलियन का उनको नुकसान हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, जो जनवरी 2020 से आगे आगे, मतलब उसके बाद क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट आगे आगे बढ़ना लगा था, तो उसकी वजह से जो इनकी ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी गिर गई है, तकरीबन $1 ट्रिलियन के आसपास। तो जो टाटा ग्रुप है उसने क्या किया है कि जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है उसका खिताब अपने हाथ नाम कर लिया है। इंडिया में जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है उसका खिताब अभी टाटा ग्रुप को मिल चुका है। इसकी कितनी है कि जो 20 बिलियन का ब्रांड वैल्यू है उसको इन्होंने ब्रेक किया है, यानी कि 20 बिलियन के $US की ब्रांड वैल्यू से इसकी ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है, जो फर्स्ट टाइम है पूरे ईयर में। एंड द ग्रुप्स लग्जरी होटल ब्रांड्स, ताज का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आप पता है मुंबई में ताज है जहाँ पे हमला हुआ था, तो इनकी एक टाटा वालों की एक ताज के नाम से होटल की ब्रांड है, होटल ब्रांड है ताज का, जो काफ़ी सिटीज़ में इनका है। तो वो क्या उभर के आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड उभर के आया है पूरी कंट्री में, जिसको कितना स्कोर मिला है, 100 में से 90.5 स्कोर मिला है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है एल आई सी मतलब पहला रैंक किसने हासिल किया है कि टाटा ग्रुप ने हासिल किया है, और सेकंड रैंक हासिल किया है एल ने, जिसकी वैल्यू है कि $8.1 बिलियन की। और उसके बाद है रिलायंस, जिसकी वैल्यू है $7.9 बिलियन की। इन्फोसिस है 4th स्थान पर, और SBI है 5th स्लॉट पर। अभी जैसे जो टाटा ग्रुप है ये ओनली डोमेस्टिक ब्रांड है जो कि पूरी वर्ल्ड की जो ग्लोबल लिस्ट 500 की लिस्ट है उसमें अपना स्थान बनाया है जिसने, और ये भी टॉप 100 लिस्ट में इसकी रैंकिंग क्या आई है, 85th रैंकिंग आई है पूरे ग्लोब पे, पूरी वर्ल्ड में, मतलब 85th रैंकिंग आई है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2020 लिस्ट के अंदर।
और अभी जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं इंडिया में उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं। एक बार मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है। ये जैसे कि पहला है टाटा ग्रुप, सेकंड LIC, थर्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोर्थ है इन्फोसिस, फिफ्थ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड सिक्स्थ HDFC, सेवन्थ महिंद्रा ग्रुप, एट्थ इंडियन ऑयल, नाइन्थ HCL एंड टेंथ है एयरटेल। तो आप सभी को इनकी एक बार इनके जो ब्रांड वैल्यू है इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, आपको PDF में से मिल जाएगी। और अगर आप अभी से नोट करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं करंट अफेयर ओबिटरी की तरफ। ओबिटरी क्या होता है कि जो जिनका हाल ही में देहांत हो चुका होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गया या कोई राइटर हो गया या कोई जर्नलिस्ट हो गया, तो उनके बारे में भी कई बार बैंकिंग वगैरह में SSC में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली न्यूज़ है, बीजेपी के जो तमिलनाडु के प्रेजिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो तमिलनाडु बीजेपी के थे, उनका देहांत हो गया है। उनका नाम क्या है? KN लक्ष्मणन। तो ये क्या है, 2 बार बीजेपी के स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं तमिलनाडु में। लक्ष्मणन क्या थे, जो स्टेट प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने 1984 से 89 तो एक बार तो वो रहे, और उसके बाद उन्होंने 1996 से 2000 के बीच में भी क्या रहे थे, वो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट थे तमिलनाडु स्टेट में। तो 2001 में क्या कहा था कि उन्होंने स्टेट असेंबली है जो वहाँ से क्या मलयापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत करके स्टेट असेंबली में इलेक्ट हुए थे। और 2006 से लेकर अभी तक, जैसे अभी उनकी डेथ होने तक, वो क्या रह चुके हैं कि बीजेपी की जो नेशनल जनरल काउंसिल है उसके भी एक मेंबर रह चुके हैं। तो नेक्स्ट है आर्चरी के जो कोच रह चुके थे जयंती लाल नोनोमा, वो पास आउट हो गए हैं, उनका देहांत हो गया है। तो ये क्या थे, इंटरनेशनल आर्चरी के कोच थे। जो आर्चरी क्या होती है? तीरंदाजी। तो ये तीरंदाजी के इंटरनेशनल कोच थे जयंती लाल नोनोमा। इनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। इन्होंने क्या कहा कि जो एशिया कप था, एशियन ग्रैंड प्रिक्स था, इनमें भी इन्होंने काफ़ी मेडल जीते हुए हैं। और मतलब इंडिविजुअल में और टीम इवेंट दोनों में इन्होंने 2010 में क्या जीता था? एशिया कप और एशियन ग्रैंड प्रिक्स के अवार्ड में मेडल जीता था। इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ हुआ है, मेन आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन थी, क्या इनकी अचीवमेंट्स वगैरह थी, वो जानना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो इंडियन टीम है आर्चरी की, उसको भी कोच किया है इन्होंने, जो कि मतलब विदेशों में अपने मैच खेलने जाती है। तो जो विदेशों की इंटरनेशनल टीम है इंडिया वाली, जो विदेशों में खेलती है, उनको भी इन्होंने कोच किया है। और इन्हें क्या अवार्ड भी मिला हुआ है? महाराणा प्रताप स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। तो नेक्स्ट है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस लीडर P नमगयाल। जो P नमगयाल थे, कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, पहले यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो भी क्या हो गए हैं, उनका भी देहांत हो गया है। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर थे और 3 टाइम के ये क्या रह चुके हैं, कांग्रेस MP रह चुके हैं। कहाँ से? लद्दाख से। ये आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो P नमगयाल हैं, ये कहाँ से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते थे और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये MP बनकर आते थे। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लद्दाख। जो नामग्याल है वो क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे और सोशल वर्कर भी थे। मतलब ये कृषि विज्ञान में भी काफ़ी जानकारी थी इनकी, और ये मतलब जो समाज सेवा भी ये काफ़ी करते थे। तो उसके अलावा इनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में भी था, और उन्होंने जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे भी सेक्रेटरी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे भी ये रह चुके हैं। तो ये ये इतनी इन्फॉर्मेशन जानना आपको इतना वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूरी है जानना कि ये कौन थे, कहाँ से ये लड़के आते थे MP, कहाँ से MP थे, और कितनी बार ये यूनियन मिनिस्टर वगैरह रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल करंट अफेयर सुबह आपको टाइम से, कल से आपको टाइम से मिल जाएंगे 8 बजे का टाइम, जैसे कि आपको शेड्यूल में बताया भी गया है। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।